बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। आज बैलेट बॉक्स इंडिया पर हमारे साथ हैं नवीन पंडित। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर राजनीति में कदम रखने वाले नवीन पंडित वर्तमान में पार्टी के सक्रिय नेता व कार्यकर्ता हैं। साथ ही वह वार्ड 93 गोविंद नगर नॉर्थ कानपुर से भाजपा पार्षद के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। नवीन जी छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि रखते थे और वहीं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े और बतौर जनप्रतिनिधि नवीन जी क्षेत्र की जनता के मुद्दों को समझते हुए निवारण के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसके साथ ही वह एक जनसेवक के रूप में भी समाज में अपनी अहम भूमिका निभाते आए हैं। विशेष बातचीत नवीन जी से ही। नवीन जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बैलेट बॉक्स इंडिया का मैं स्वागत करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो नवीन जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे था कि आप अपना जीवन परिचय दें और अपने संघर्ष की कहानी हमें बताएं। मैं 1972 में उड़ीसा में मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी वहाँ जेके पेपर्स मिल में सर्विस करते थे और उस समय वहाँ मैं पैदा हुआ चक्रधरपुर में। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी जिले का, मधुबनी में एक रहिका कस्बा है, वहाँ रहने वाला हूँ। उस दौरान जब मैं पैदा हुआ उसके साल भर के बाद ही मेरे पिताजी का वहाँ पे जेके पेपर्स मिल में विवाद होने के कारण मुझे गाँव वापस लौटना पड़ा। और उसके बाद मैं 1978 में पुनः मेरे पिताजी कानपुर में मुझे ले आए पढ़ाने के लिए और मैं यहाँ पर खालसा इंटर कॉलेज गोविंद नगर में मैंने अपना प्रवेश कराया। और जब मैं छठे में पहुंचा हूं तभी से मैं छात्रों की लड़ाई, फीस की लड़ाई, छात्रों के साथ जो अत्याचार होता था, ट्यूशन का उसमें बहुत चलता था कि मास्टर लोग जब जो बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता था उसको बहुत प्रताड़ित करते थे। तो उस ट्यूशन के खिलाफ मैंने अभियान चलाकर मैंने मास्टरों को सुधारने का कार्य कराया, जो मास्टर हमारे गुरु हैं, जिनकी शिक्षा से हम आगे अपना भविष्य देख सकते थे, वहां से ही गड़बड़ था मामला। तो मैंने उससे सुधार करने के लिए तमाम इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेजों को बंद कराकर मैंने छात्रों की आवाज बनकर मैं कानपुर के रूप में उभरा था। और उभरने के बाद मैं छात्रों की लड़ाई लड़ता हुआ, सब पूरा लड़ता रहा। उस दौरान आरक्षण वाला मोमेंट हुआ और मंडल और कमंडल वाला मामला जब आया तो मैंने कानपुर में बढ़ चढ़ कर संघर्ष किया। यहाँ तक कि शताब्दी ट्रेन जैसे ट्रेनों पर भी मेरे ऊपर पथराव के आरोप लगे, मुझे गिरफ्तार किया गया और एटा जेल में मुझे गैंगस्टर के अंतर्गत मुझे 45 दिन के लिए वहां पे रहना पड़ा। उसके बाद जब मैं छूट कर आया तो यहाँ पर राम जन्मभूमि आंदोलन का बहुत स्कोप चल रहा था। माननीय अशोक सिंघल जी, विनय कटियार जी, पुरुषोत्तम जी, निहाल जी जैसे विश्व हिंदू परिषद के रीढ़ जो कहे जाते थे, इनसे मेरा संपर्क हुआ। श्री मुनि विद्यालय में आप लोग आते थे, मैं इनसे जुड़ा और जुड़कर मैंने बजरंग दल के रूप में काम करना चालू किया और बजरंग सेना का भी मैंने गठन किया। और बजरंग सेना के माध्यम से हम युवा हिंदुओं ने तलवार प्रदर्शन करके हमने कानपुर में एक अलग दिखाने का प्रयास किया, जिस पर दैनिक जागरण के संपादक, तत्कालीन संपादक स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी और श्री मुनि इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नंद किशोर दीक्षित जी और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इन्होंने कानपुर में दंगा भड़काने का प्रयास किया। उसी के 2 दिन के बाद हमारी गिरफ्तारी की मांग को लेकर कानपुर में दंगा हो गया और उसके बाद मुझे गिरफ्तार किया गया और 1991 में राम जन्मभूमि आंदोलन के तमाम केस लगाकर मुझे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जिसमें मेरी उम्र मात्र 15 साल की उम्र रही होगी। मैं डीआर मीसा में रासुका में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हुआ। वहां पर मेरे पैरोकार के रूप में उस समय गोपी श्याम निगम जी, स्वर्गीय गोपी श्याम निगम जी जो एडवोकेट कानपुर के लोकप्रिय थे, भूपेंद्र कुमार जी, स्वर्गीय बलराम वाजपेयी, इनको पार्टी ने
मेरी जमानत कराने, मेरी रिहाई कराने के लिए लगाया, लेकिन उस दौरान ये लोग मेरी रिहाई कराने में असमर्थ रहे। उस दौरान फर्रुखाबाद में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न एक रैली को संबोधित करने आए हुए थे। उस समय जब उनको पता चला कि कानपुर का राम भक्त नवीन पंडित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में रासुका में बंद है, तो अटल जी मुझसे मिलने के लिए फतेहगढ़ जेल में पंडित ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, राम प्रकाश त्रिपाठी जी, स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता जी और विनय कटियार जी के साथ, कल्लाज मिश्र जी के साथ फतेहगढ़ सेंट्रल जेल आए। जब पत्रकारों ने पूछा कि नवीन पंडित की रिहाई के लिए भाजपा क्या कर रही है, तो माननीय अटल जी ने कहा कि बस जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी उस दिन नवीन पंडित की सबसे पहले रिहाई कराई जाएगी। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुए। मेरे जेल के 2 महीने के जाने के बाद सरकार बन गई थी और माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने ये निर्देश किए कि कानपुर के सारे सांसद, माननीय विधायक गण जाके नवीन पंडित को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से सम्मान पूर्वक रिहा कराकर लेकर आवे। उस दौरान आज जो माननीय राष्ट्रपति हैं भारत सरकार, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, श्याम बिहारी मिश्र जी, ईश्वर चंद्र गुप्त जी, जगतवीर सिंह द्रोण जी, बालचंद्र मिश्र जो मेरे राजनीतिक गुरु थे, नीरज चतुर्वेदी जी, राकेश सोनकर जी, सारे एमएलए मुझको लेने के लिए फतेहगढ़ सेंट्रल जेल आए। और जब मैं वहां से छूट रहा था तो जेल के कैदी और जेल के सिपाही भी मेरी रिहाई से रो रहे थे और उनको रोता देख मैं भी रोने लग गया। तो जो मेरे बाहर नेता लोग खड़े थे उन्होंने कहा, यार जब जेल से आदमी छूटता तो खुश होता, तुम रो रहे हो। तो मैंने कहा, मैं 11 महीने यहाँ रहने के बाद मेरा कैदियों से और जेल सिपाहियों से परिवार जैसा संबंध हो गया था, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उसके बाद मैं कानपुर आया। कानपुर आने के बाद पुनः मैं अपने कामों में लग गया, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन का मुद्दा तो चल ही रहा था। उस दौरान एक सहदेव गुप्ता हत्याकांड लाटरूस रोड में होता है और मेरे ऊपर पुनः रासुका लगा दी जाती है। उस रासुका में मुझे कानपुर कारागार में रखा जाता है। तब माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कल्याण सिंह जी, विधानमंडल दल भी अध्यक्ष नेता थे, कल्लाज मिश्र जी, दिनेश शर्मा जी जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। ये सब मुझसे जेल मिलने आए और कानपुर में कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि नवीन पंडित की रिहाई के लिए जितना बड़ा से जितना आंदोलन चला सकते हो आंदोलन चलाओ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक और सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुलायम सिंह जी के पास भेजा और उनसे निवेदन किया कि नवीन पंडित की बहन की शादी है, इसको पैरोल दे दिया जाए। जिस पर मुलायम सिंह ने कहा कि नवीन पंडित के छूटने से कानपुर में खतरा है, पुनः आंदोलन, पुनः दंगे भड़क सकते हैं। हमारे नेताओं ने कहा कि 15-16 साल का बच्चा, उससे क्या खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, वो आज की डेट में कानपुर में राम भक्तों की आवाज बन चुका है, मैं इसको रिहा नहीं कर सकता हूँ। और उन्होंने मेरी रिहाई नहीं करी और 11 महीने के बाद फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से 11 महीने के बाद हाई कोर्ट से मेरी रासुका समाप्त की गई। और उसके बाद मैं कानपुर में आकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पुनः भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने लगा। और उस समय फिर संघर्ष करते इतने संघर्ष किए कि आज भी मेरे ऊपर 12-13 मुकदमे चल रहे हैं। तमाम मुकदमे खत्म हो गए हैं। कोई भी कानपुर में कांड होता था, पुलिस उठाकर नवीन पंडित का नाम डाल देती थी। काला बच्चा वाले हत्याकांड में भी मेरा नाम डाल दिया गया। हालांकि काला बच्चा एक हमारे साथी थे, दोस्त थे, लेकिन उस दौरान मैं वहां नहीं था, लेकिन उस मुकदमे में भी मेरा नाम डाल दिया गया। उसके बाद ये सब चलता रहा। मेरा संघर्ष जीवन प्रारंभ हो चुका था। लोगों के राशन कार्ड बनवाना, लोगों की सेवा करना, सीवरों की सफाई कराना, बिजली के बिल ठीक कराना, थाने चौकी में पब्लिक के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बनना, ये सब मेरा कार्यक्रम चालू रहा। उसी दौरान 1995 में यहाँ पर पार्षदों के चुनाव हुए। मेरी भारतीय जनता पार्टी में एक हमारे जो सपा और जनता दल में कार्य कर रहे थे, वो आके भाजपा में शामिल हो गए। उसी समय वो पार्षद थे यहाँ पर और उनको टिकट दे दी गई, मेरी टिकट काट दी गई। तो केवल जनता ने केवल एक होल्डिंग बनवाई थी, जिसमें केवल उन्होंने पूछा, असली राम भक्त कौन, फैसला आपके हाथ में। उसी होल्डिंग को देखकर गोविंदनगर की जनता ने मुझे निर्दलीय चुनाव जिता दिया 1995 में। उसके बाद चूंकि मेरी भावना भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही, मुझे भारतीय जनता पार्टी में मैं पुनः शामिल हुआ। फिर जब दोबारा चुनाव हुआ तो चुनाव के 2 दिन पहले मेरी टिकट काट दी गई। उसके बाद मैं यहाँ पर, ये पंजाबी बहुमल क्षेत्र है, सिख बहुमल क्षेत्र है, ब्राह्मण बहुमल क्षेत्र है, तो यहाँ पर सिख पंजाबी यूनाइटेड होकर एक प्रत्याशी मेरे खिलाफ लड़ाया गया और 14 ब्राह्मणों को मेरे खिलाफ, मेरे
विरोध में नामांकन कराया गया वोट काटने के लिए। उसके बाद भी मैं रनर रहा। रनर रहने के बाद मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मैं जिस पार्टी के लिए, जिस कार्य के लिए दिन रात निष्ठा के साथ कार्य करता था, उसके कुछ लोकल नेताओं को ये लोगों ने भड़का दिया कि ये तुम्हारे लिए आगे चल के काल हो जाएगा, ये उगता सूरज है, इसको किसी प्रकार से दबाओ। तो मैं अपने सीने पर हाथ धरकर किसी प्रकार मैं सोचता रहा। उस दौरान रामविलास पासवान जी ने एक नई पार्टी डेवलप की, लोक जनशक्ति पार्टी, जो राजग का सहयोगी बना। उसका मुझे कानपुर महानगर का अध्यक्ष बनाया गया। उत्तर प्रदेश के 18 मंत्रियों ने और 60 विधायकों ने उस राजग में अपना हिस्सा बन गए थे, तो मैं कानपुर का अध्यक्ष हुआ। उस दौरान भी मैं कार्य करता रहा, टेलीफोन सलाहकार सदस्य, ऑल इंडिया कोल डिपो सदस्य, भारत सरकार लोजपा अध्यक्ष के रूप में मैं कार्य करता करता आगे बढ़ता रहा। उसी दौरान मेरा कांग्रेस की तरफ से कुछ नेताओं का झुकाव आया, ये भारतीय जनता पार्टी को हम इस सीट से हरा नहीं पा रहे हैं, और नवीन पंडित अगर तुम हमारे साथ आ जाओगे तो मैं यहाँ से विधायक हो जाऊंगा। मैं उन अपने बड़े भाई, उस दौरान मैं उनके साथ में शामिल हुआ, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे गुरु थे पंडित बालचंद्र मिश्र, उन्हें हारना पड़ा, और पहली बार 20 साल के बाद कांग्रेस की झोली में ये सीट आई, और मुझको गोविंद नगर की बजाय गोविंद नगर से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर बर्रा सीट से मुझे टिकट दिया गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत क्षेत्र था, और मैंने कांग्रेस से उस सीट को जीता, 1000 वोटों से जीता, और मैं वहां कार्य करने लग गया। जब मैं बर्रा में कार्य करने लग गया तो मैं बहुत लोकप्रिय होने लग गया। जिस दिन मैं चुनाव जीता, बर्रा की एक सड़क थी 80 फीट रोड, वो रोड बहुत जर्जर रोड थी, और वहां पे हजारों एक्सीडेंट हो चुके थे, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी थी। मैंने चुनाव जीतने के बाद वहां पर अनशन करना प्रारंभ किया, और आमरण अनशन पर जाकर बैठ गया। जब मैं वहां आमरण अनशन पर बैठ गया तो उस दौरान वहां पे तत्कालीन महापौर भारतीय जनता पार्टी रविंद्र पाटनी मुझसे मिलने आए, हजारों जनता के सामने आए। उन्होंने कहा, नवीन पंडित आप आके शपथ लीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करूंगा। तो मैं झाड़ू की माला पहनकर यहाँ से शपथ लेने के लिए जब वहां पहुंचा, तो पत्रकार बंधुओं ने मुझसे पूछा कि नवीन पंडित तुम झाड़ू की माला पहनकर क्यों आए हो? मैंने कहा, मैं झाड़ू की माला पहनकर इसलिए आया हूँ कि बर्रा, गोविंद नगर आदि इलाकों में झाड़ू नहीं लग रहा है, सफाई की व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई पड़ी है, इसलिए मैं झाड़ू की माला पहनकर शपथ लेने आया हूँ। तत्कालीन डीएम मुकेश जी थे, वो बहुत मुझसे प्रभावित हुए। कमिश्नर अनीता भटनागर जैन थी, उन्होंने कहा कि ऐसे ही पार्षदों की आवश्यकता है जो जनता की आवाज को बुलंद करे, और उसी दौरान सभी वार्डों में 15-15 सफाई कर्मचारी अलॉट कर दिए गए, और सफाई व्यवस्था दुरुस्त होने लग गई। उसके बाद कानपुर दक्षिण का एक पुल था, गोविंदपुरी पुल। उस गोविंदपुरी पुल को बनवाने के लिए काफी लोग, यहाँ तक कि स्वर्गीय देवीदास आर्या जी से लेकर, जो 25-30 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं, और 25 साल पहले एक्सपायर हो गए, और इस कानपुर के आसपास जिलों के वरिष्ठ नेता माने जाते थे, ये उनका आंदोलन था। उनके आंदोलन को मैंने अपने हाथ में लिया, और अन्ना जी जैसा मैंने आंदोलन गोविंदपुरी पुल को बनाने के लिए प्रारंभ किया। 12 दिन मैंने आमरण अनशन पर बैठा। डीएम से लेकर रेलवे के तमाम अधिकारियों ने मुझे आकर मौके पर आश्वासन दिया, मुझे जूस पिलाकर मेरा अनशन तुरवाया, और उसके बाद गोविंदपुरी पुल का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री उस दौरान अखिलेश यादव जी थे। अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में जाकर कह दिया कि मैंने गोविंदपुरी पुल का जो उद्घाटन किया है वो गोविंदपुरा था, मैंने गलत घोषणा कर दी है कानपुर के लिए। उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ मुकदमा दायर किया कि मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोलकर कानपुर को गुमराह किया। फिर मुख्यमंत्री जी ने दोबारा विधानसभा में गोविंदपुरी के लिए पैसा दिया, और आज वो पुल बनकर तैयार हुआ, जनता को राहत मिली। और उसके बाद मैंने दक्षिण विकास मोर्चा नामक संस्था का गठन किया, जो दक्षिण हित की बात करेगा, वही शहर पर राज करेगा। जल नहीं तो कर नहीं, सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं। तो दक्षिण विकास मोर्चा के नारे के दम पर हम दक्षिण की आवाज बने, और यहाँ तक कि हमने विधानसभा में भी दक्षिण को जिला बनाने के लिए प्रस्ताव यहाँ से पास करवाया। लेकिन अभी तक दक्षिण जिला आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया, लेकिन एसपी साउथ, एडीएम साउथ, इस प्रकार करके तमाम पद अधिकारी बना दिए गए हैं। और साउथ में लगभग समस्याओं का हल हो रहा है, और मैं अभी भी दक्षिण विकास मोर्चा के माध्यम से भी कार्य कर रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी से भी काम कर रहा हूं। 2014 में जब मोदी जी की लहर चली,
और मोदी जी से आत्म लगाव हुआ तो मैंने भारतीय जनता पार्टी पुनः कांग्रेस छोड़कर ज्वाइन कर लिया था और भारतीय जनता पार्टी में मैं फिर शामिल हो गया था। और उस दौरान फिर मैं 2 बार बर्रा से पार्षद रहा और एक बार 1995 में और दूसरी बार अब गोविंदनगर से इस वक्त वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद बना। कुल मिलाकर मैं 4 बार पार्षद हुआ और जनता की आवाज बना हुआ हूँ। 8 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालय में रोज बैठता हूँ, पूरे शहर में घूमकर समस्याओं के लिए संघर्ष करता हूँ और गरीबों के लिए आवाज बनने का प्रयास करता हूँ। लॉकडाउन के दौरान मैंने लगातार 3 महीने भंडारा अपने कार्यालय से चलाया, गरीबों को राशन वितरण का कार्य किया। उसके बाद जब लॉकडाउन खुल गया तब मैंने ब्रेड, मास्क, साबुन, डिटॉल ये सब बांटकर 2 महीने मैंने ये कार्य किए। उसके बाद मैंने गरीबों के राशन कार्ड बनवाए, उनकी लड़ाई मैंने लड़ी। जो मुझसे जो मजदूर प्रवासी थे उनको मैंने बाहर भिजवाने का प्रयास किया। जो मुझसे हो सका मैं उस कार्यों में लगा रहा और अभी भी लगा हुआ हूँ और मोदी जी को अपना प्रेरणा मानता हूँ और मोदी जी की प्रेरणा से ही मैं आगे कार्य कर रहा हूँ। तो नवीन जी, आपने जो बताया हमें वो काफी दिलचस्प यात्रा रही आपकी, राजनीति में भी और लोगों के बीच भी। तो वैसे में हमारा अगला प्रश्न आपसे रहेगा, क्योंकि आपके राजनीतिक जीवन के बारे में हमने काफी कुछ जाना। तो छात्र जीवन से ही आपका राजनीति में आगमन हो चुका था और उसके बाद लगातार आपने जनता के हित के लिए संघर्ष किया है। तो उसी हित को साधते हुए, उसी हित को देखते हुए हमारा अगला प्रश्न है कि आपके जो विजन है उसके बारे में आप हमें बताइए और जो आगे के मुद्दे हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक हमें बताया जाए। देखिए, मेरा विजन ये है, अगला विजन मेरा ये है कि कानपुर महानगर में भारी मात्रा में मकान मालिकों पर हाउस टैक्स लगाया जा रहा है। जीआई सर्वे लागू कर दिया गया है। बात समझने का मेरा प्रयास करिएगा। हैं, जो मकान मालिक अभी तक जो 2,000 रुपए 75 गज का मकान का टैक्स दे रहा था, अब उनका 40-40 हजार रुपए टैक्स कर दिया गया है, 50-50 हजार रुपए टैक्स कर दिया गया है और जो कमर्शियल टैक्स थे वो 5 गुना कर दिए गए हैं। इससे कानपुर के मकान मालिक बहुत प्रभावित, परेशान है और त्रस्त हैं। मैंने कानपुर में माननीय महापौर और नगर आयुक्त से कहा, हम क्यों नहीं कानपुर के मसाला कंपनियों से जो जिनके उत्पादन से शहर में गंदगी फैल रही है, लेकिन वो टैक्स हमको अपनी फैक्ट्री का दे रहे हैं और मसाला हम खाते हैं और पूरे कानपुर में हम उसका छिलका फेंक देते हैं। वो हमारे सफाई कर्मचारी इसको साफ करते हैं। कुरकुरे की कंपनी है या और लेस की कंपनी है, तमाम ऐसे कंपनियां हैं जो पैकेट बंद कंपनियां हैं, हम बाजार से खरीदते हैं, खाते हैं और उसको रोड पर फेंक देते हैं। मैंने उन नगर अधिकारियों से मांग करी कि बियर वाले बियर बेचते हैं, लोग कैन पीते हैं और बोतल बाहर रोड पर फेंक देते हैं, शराब का क्वार्टर खरीदते हैं, पीते हैं और रोड पर फेंक देते हैं। जो मॉर्निंग वॉकर सवेरे निकलता है उसके कांच चूता है, उसके खून निकलता है। आप क्यों नहीं इन लोगों से 0% शहर में 1% इनसे हम टैक्स लेते हैं। अगर हम इनसे 0.1% टैक्स लेंगे तो ये हमारा खरबों रुपए टैक्स आएगा और हम कानपुर के मकान मालिकों को डिबेट देंगे कि आप हमारे सम्मानित अच्छे करदाता हैं, आप 50 साल से नगर निगम को चला रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा आने लग गया है कि अभी हम आपके पैसे की जरूरत नहीं है, हम आपको आराम करने के लिए कहते हैं। पहले हम शहर को पूर्ण रूप से इन कंपनियों से पैसा लेकर अपने को शहर को विकसित कर लें, उसके बाद फिर हम आगे काम करेंगे। आगे हम लोग जो है आपकी टैक्स की जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे टैक्स मांगेंगे क्योंकि आप हमारे सम्मानित करदाता हैं। लेकिन इसको नगर आयुक्त ने, महापौर ने ध्यान दिए, उन्होंने कहा कि ठीक है इसको सदन में लगाया जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश में चुंगी ली जाती थी सरकार, चुंगी से जो पैसा आता था उससे कानपुर नगर निगम अपने संसाधनों में सड़क बनवाने में, नाली बनवाने में, पार्क बनवाने में, फुटपाथ बनवाने में आदि इलाकों में खर्चा करती थी। माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए चुंगी का टैक्स खत्म कर दिया। लेकिन मैंने अभी कार्यकारिणी की बैठक में, मैं नगर निगम का उप सभापति था, मैंने ये प्रस्ताव रखा। मैंने कहा माननीय, मैंने अधिनियम कहता है कि जिस शहर में ट्रक बसें आ रही हैं, अब मान लीजिए कानपुर में यहाँ पर बस टूरिस्ट बसें जाती हैं, हजारों कानपुर से बसें जाती हैं और वो कानपुर में लौट के आती हैं, यहाँ धुलाई करती हैं, यहाँ सफाई करती हैं, यहाँ गंदगी फैलाती हैं। तो हम अधिनियम के अंतर्गत उनसे 10 रुपए 15 रुपए एक सुविधा शुल्क, मतलब जो उनका हम जो संसाधन हम उनको दे रहे हैं उसके एवरेज में उनसे हम टैक्स वसूल सकते हैं। अगर ये टैक्स अगर हम वसूलने लगेंगे तो हमें अरबों रुपए कानपुर शहर से आना प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने, नगर निगम ने मेरे इस प्रस्ताव को विधिक राय के लिए भेजा हुआ है। आज 9 महीने हो गए हैं,
कानपुर नगर निगम के विधिक अधिकारी ने इसका कोई अभी तक जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि अगर आप टूरिस्ट बसों से अगर इनसे हम यूजर चार्ज के रूप में कानपुर शहर के विकास के लिए लेते हैं, ये हमारे अधिनियम में, मेरे अधिकार में है, तो हम कानपुर की जनता के ऊपर जो भारी मात्रा में टैक्स का बोझ पड़ रहा है, इससे राहत मिलेगी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा की सरकार में, यहाँ पर जल निगम द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा पैसा भेजा गया था, उससे जल निगम के वाटर लाइन और सीवर लाइन को पाइप डाले गए, लेकिन वो लाइन कहाँ चली गई, कहाँ बिछ गई? आज भी कहीं अगर मान लीजिए मेन रोड पे पानी बह रहा है और एक सम्मानित मकान वाली कहता है कि मेरे घर में गंदा पानी आ रहा है। हमने इस पे मांग करी कि सीबीआई की जांच इनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि अरबों खरबों रुपए का केंद्र शासन के पैसे का बंदरबाट दुरुपयोग किया गया है। लेकिन अभी तक मेरी कानपुर में अधिकारियों को मैंने तमाम बार इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन भेजा, कानपुर नगर निगम से प्रस्ताव पास कराकर भेजा कि कानपुर में जल निगम के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मुझको लगता है कि अब मुझे इन दोनों मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि कानपुर के सम्मानित मकान मालिक टैक्स दे रहे हैं, हर महीने हर साल बेचारे अपने समय पर टैक्स दे देते हैं, और उसके बाद उन पर जीआई सर्वे, तो फिर वो सर्वे तमाम करके सरल कर, सामान्य कर, मतलब तमाम प्रकार के टैक्स बदल बदल के जो लगाए जा रहे हैं, इसकी जनता को मुझे न्याय दिलाना है, इसकी मैं लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हूँ। काफी दिलचस्प तरीके से आपके विचार हम मतलब जान रहे हैं, और क्या कोशिशें आपने की, वो भी अद्भुत तरीके से आप काम कर रहे हैं। मेरा अगला उसी से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है, क्योंकि जब आप अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए और अपने पूरे कानपुर के लिए जब सोचते हैं, तो हम जरूर ये बातचीत करना चाहेंगे कानपुर के बारे में, कानपुर के क्षेत्र के बारे में, कि आप अपने क्षेत्र के बारे में हमें बताएं कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं और क्या विशेषताएं हैं। मैं जहाँ पर रहता हूँ, जहाँ पर मैं पार्षद होता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि यहाँ मेरे यहाँ कोई समस्या न रहे। आज की डेट में मैं यहाँ पे गोविंद नगर में, जहाँ से मैं पार्षद हूँ, जब मैं 2 साल पहले यहाँ पे पुनः गोविंद नगर पार्षद बनकर आया था, तो यहाँ पर मुझे सीवर और पानी की सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था, जिसमें मैंने सीवर की समस्या पर लगभग 90% मैंने हल कर लिया है, और पानी की समस्या मैंने 60% हल कर लिया है। लेकिन मेरे सामने प्रॉब्लम अभी वही आ रही है कि जो जल निगम ने जो पाइपलाइन सड़कों पर बिछा दिया, उनको कनेक्टेड नहीं किया है, उनको कनेक्टेड कराने के लिए मैं प्रयासरत हूँ, और वो मेरे आदेश भी हो गए हैं। हो सकता है कि जल्द से जल्द मैं इनकी समस्या का भी समाधान करा लूँ। पार्कों को, पर्यावरण को बढ़ावा देना, ये मेरा कार्य रहा है, मैं करता रहा हूँ। मैंने अभी अपने क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए से एक सड़क बनवाई, 40 लाख रुपए की एक सड़क बनवाई, 40 लाख रुपए की एक सड़क बनवाई, 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए की कम से कम मैंने 30-35 सड़कें बनवाई है। सफाई व्यवस्था को मैंने यहाँ पर दुरुस्त किया, या जो ध्वस्त व्यवस्था थी मैंने उसको दुरुस्त किया। ऐसे कार्यों को मैं करता हुआ लगभग अपनी क्षेत्र की जनता का समस्या का समाधान कराने के लिए मैं पूर्ण रूप से तो सफल नहीं हुआ हूँ, लेकिन 90% मुझको लगता है कि मैं सफल रहा हूँ। और इस क्षेत्र की विशेषताएं जो हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि यहाँ की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, गोविंद नगर, जैसे हमारे यहाँ गोविंद नगर गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन है। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन जो कि ये जो उत्तर प्रदेश की छोटे मोटे जिले हैं हमारे, मथुरा, कासगंज, ये इलाहाबाद, यहाँ से ट्रेनें जाती हैं। ये हमारी काफी दिनों से लड़ाई चल रही है कि गोविंदपुरी को टर्मिनल सेंटर बनाया जाए, जिसको मंजूरी मिल गई है। बहुत जल्दी ये टर्मिनल सेंटर हो जाएगा, और देश की कुछ ट्रेनें यहाँ पे रुकने भी लग गई हैं, जो 1 मिनट के लिए स्टॉपेज बन गया है। और इसके अलावा हमारे यहाँ गोविंद नगर जो है, ये बहुत अच्छा इलाका है। यहाँ पर जब सन 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसके बाद जो रिफ्यूजी बंधु, हमारे पंजाबी बंधु, हमारे सरदार बंधु, हमारे सिंधी बंधु थे, वो वहां से खाली हाथ लौट कर आए थे, और उन्होंने यहाँ पर अपनी मेहनत के दम पर आज वो फिर पुनः अरबोपति बन गए हैं। तो वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं कि उन्होंने, ये मेहनत कशों का इलाका है, ये इन जिन बिरादरियों को मैंने आपको नाम लिया है, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये खाली हाथ आए थे और इन्होंने अरबों रुपया मतलब जो है कमाने का यहाँ पर प्रयास करके आज लोग अरबोपति करोड़पति बन गए। जैसे कि यहाँ पर रोशन ट्रांसपोर्टर थे, वो उनका पहले रोशन गोलगप्पा की दुकान लगाते थे, आज वो रोशन ट्रांसपोर्ट के नाम से विश्व विख्यात हो गए हैं। यहाँ पे चावला नमकीन वाले हैं, तीरथ राम चावला जी यहाँ पर चना चोर गरम बेचते थे, आज वो चावला नमकीन के नाम से उनकी पूरे देश में सप्लाई हो रही है। यहाँ पर इस टाइप के हजारों लोग ऐसे मैं कह सकता हूँ
कि जो जमीन से जुड़े हुए थे और आज वो अरबोपति करोड़पति के रूप में जाने जाते हैं। वो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सारे डिग्री कॉलेज मेरे वार्ड में है। डीबीएस डिग्री कॉलेज मेरे वार्ड में है। खालसा इंटर कॉलेज मेरे वार्ड में है। श्री मुनि इंटर कॉलेज मेरे वार्ड में है। थाना मेरे वार्ड में है। ये सारे क्षेत्र मेरे वार्ड में आते हैं और यहाँ पर हिंदू, सिख, पंजाबी ये सब बहुमल क्षेत्र है और आपस में हम सब भाईचारा के रूप में यहाँ पर आपस में स्थापित हैं। चलते चलते मेरा प्रश्न आपसे अंतिम कि अपने क्षेत्र की जनता और पूरे कानपुर को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, कानपुर की माताओं बहनों, स्वच्छता का पालन करें, स्वस्थ रहें। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बहनों की घर अच्छे घरों में शादी हो, आपके घरों से रोग बीमारियों का नाश हो, आपके लड़कों की आईएएस पीसीएस में नौकरी लगे, डॉक्टर बने। ये मैं कानपुर के लिए कामना करता हूँ। मेरा कानपुर, आई लव यू कानपुर, आई लाइक यू कानपुर। मैं इस कानपुर के लिए पैदा हुआ हूँ और इस कानपुर के लिए कुछ करके जाना चाहता हूँ। आई लाइक यू कानपुर, आई लाइक यू कानपुर। जी जी नवीन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और पूरे कानपुर के लिए सोचते हैं, वो लगातार आपकी सोच बनी रहे, लगातार आप लोगों के लिए काम करते रहे। जनता से आपको बहुत प्यार है और वही प्यार आपको जनता लौटाती भी रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आप राजनीति में हमेशा आगे बढ़े। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद सर, आपको भी, आपकी पूरी टीम को सर, और कानपुर पूरे देश की जनता, जो सम्मानित जनता जो मेरा ये इंटरव्यू देखेगी, उनको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और अपना एक मोबाइल नंबर अगर आप आदेश करें तो मैं अपना मोबाइल नंबर, इस जो जनता हमारी देश की देख रही है उनको हम अपना संदेश मोबाइल नंबर के नाते देना चाहते हैं। यदि किसी प्रकार से मेरे किसी सुझाव की, मेरी किसी प्रकार की जरूरत पड़े तो लोग मेरा इस नंबर से मुझे फोन करके मुझे अपनी मदद ले सकते हैं। 9838933132। वक्त आएगा सोलों से कफन मांगूंगा, वक्त आएगा कांटों से चमन मांगूंगा, ऐ भारत माता तेरे लिए हंसते हुए मरघट से कफन मांगूंगा। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। बॉक्स इंडिया की सारी टीम को, मैं सम्मानित टीम को कोट धन्यवाद प्रदान करता हूँ।